बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक्स की फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस है। इसमें पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें थोड़े बारे में इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी कराए हैं। आज फिर से उसका रिकैप भी कर लेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट इज केमिकल इक्वेशन कि केमिकल इक्वेशंस लिखते कैसे हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। एज फॉर एग्जांपल, अगर मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा मुझे। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दिस बोथ आर कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड जो ये दोनों मिलकर जो देंगे उसे क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक प्रोडक्ट है। जो लेफ्ट हैंड साइड में एक किसी भी इक्वेशंस के होता है उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, एंड जो राइट हैंड साइड में होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो केमिकल्स जो होते हैं, कुछ केमिकल्स तो एट रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन कर जाते हैं और प्रोडक्ट देते हैं। कुछ केमिकल्स को क्या होता है कि आपको हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर देना पड़ता है, इस फिक्स टेम्परेचर पे ही वो रिएक्शन करते हैं। रूम टेम्परेचर पे किस प्रकार का इक्वेशन, जैसे आपने देखा हो कोरोजन क्या, आयरन जब न्यू होता है वो शाइनी होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर आप उसे खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तब उसके ऊपर एक परत जम जाती है। ये परत को हम लोग कोरोजन कहते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग के कारण ही उसके ऊपर ये आयरन ऑक्साइड की एक परत हो जाती है। ये एयर में जो प्रेजेंस होता है मॉइस्चर, उसके कारण से, मॉइस्चर और एसिड के कारण से कांटेक्ट में आकर के, जैसे पेजेस आपके बुक के देखे होंगे आपने, ये इनिशियली तो वाइट होते हैं और काफ़ी दिनों के बाद क्या होता है, ये येलो पड़ जाते हैं। ये क्यों होता है, ये भी इसके कारण कि इस पर कोटिंग होती है सल्फर के, और इसके कारण ही कांटेक्ट में जब ये आते हैं तो ओपन इन्वायरमेंट में, तो जो मॉइस्चर होता है उसी के साथ में कांटेक्ट करके ये इसका कलर चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार का जो केमिकल इक्वेशंस सब हुए उनको बैलेंस केमिकल इक्वेशन करना, बैलेंसिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे, सपोज ये इक्वेशन है, जिंक को अगर आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। हाइड्रोजन गैस हल्की होती है इसलिए ये ऊपर की ओर गल जाएगी। तो जिंक सल्फेट जो है ना, इसको बैलेंस आप कैसे करोगे, तो बैलेंसिंग का रूल है। फर्स्ट रूल क्या है कि यू हैव टू स्टार्ट द बैलेंसिंग विद द मोस्ट नंबर ऑफ एटम्स, विच एलिमेंट हैव मोस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन के यहाँ। तो ये एक टेबल आप इस तरह बना लेंगे, एलिमेंट्स का नाम लिख लेंगे इसमें, और नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा किसका है देख के बताइए, जिंक का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर का 1 है और एंड ऑक्सीजन का 4 है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में। तो यहाँ ऑक्सीजन का 4 है, तो ऑक्सीजन के यहाँ 4 मैंने लिख लिया। अब लेफ्ट साइड में 4 है, राइट साइड में कितना है, तो राइट साइड में भी 4 है, तो राइट साइड में भी हम लोगों ने लिख लिया 4। जिंक का 1 है, जिंक का 1 है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है, सल्फर के 1 है। तो ये इसमें लेफ्ट हैंड, तो हम लोग इस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। Fe को वाटर के H2O के वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो फिर आयरन ऑक्साइडेशन दिया और हाइड्रोजन। तो अब इन एलिमेंट के कॉलम बना लिए, इसमें Fe लिखा पहले, लेफ्ट साइड में कितने हैं, Fe1 रिएक्टेंट साइड में, राइट साइड में Fe3 है, ओके। एंड ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 1 एटम्स है इसके, एंड राइट साइड में 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अगेन हाइड्रोजन के कितने हैं, लेफ्ट साइड में 2 एंड राइट साइड में कितने हैं, 2। और कोई छूट तो नहीं रहा, Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन, Fe हाइड्रोजन, ओके नो। अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। इस साइड ऑक्सीजन के 4 है, मैंने क्या रूल बताया था कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स तो उससे स्टार्ट करना है। इस साइड 4 है, अगर इस साइड हम लोग 4 लिख देते तो क्या होगा, इधर ऑक्सीजन गैस बैलेंस हो गया, एटम्स लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड में हो गया, एंड Fe के 3 है तो यहाँ पे Fe के 3 लिख देंगे, Fe3 हो गया तो यहाँ पर बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, 4 × 2 8। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर
4 4 to 8। अब ये केमिकल इक्वेशंस बिल्कुल बैलेंस्ड हो चुका है। अब दे देते हैं Fe4H2O Fe3O4H2। अब लास्ट स्टेज में क्या है करना है हम लोग को इसमें कि इसका स्टेट्स के बारे में भी लिख देना है, किस स्टेट्स में है ये। तो ये फिर सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं। आप इसका हीट अप करेंगे तो एक्वस निकल जाएगा और ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा एंड H2 इज गैसियस फॉर्म में। तो अब ये फाइनल क्या हो गया इसका इक्वेशन, यू कैन राइट BFES प्लस 4H2O गैस Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस। इसे हम लोग लिख सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हम लोग आज सीख गए कि कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ मोल। अब ये क्वेश्चन आता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन क्या होता है, बैलेंस जरूरत क्यों पड़ती है। तो आप लोगों ने पढ़ा हो कि कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है किसी भी रिएक्शन में वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। तो जब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, द लेफ्ट हैंड साइड के जो होंगे मास वो इक्वल होंगे राइट हैंड साइड के। इसी कारण से हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन सेड टू बी बैलेंस व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन राइट हैंड साइड। Number of atoms of element in left hand side is equal to the number of atoms of elements in right hand side. तो ये डेफिनेशन हो गया। बैलेंस क्यों करने की जरूरत होता है ये मैंने भी बता दिया, देखो क्योंकि लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करना होता है, इसके कारण से इसको क्या बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। Why chemical equation need to be balanced? This chemical equation needs to be balanced because of to obey the conservation of mass, the principle of conservation of mass। अब तक सबको समझ में आ गया होगा केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं, केमिकल इक्वेशंस का रिएक्टेंट किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन का प्रोडक्ट किसे कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं बैलेंस, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है और क्यों हम लोग बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन। इतना अब तक में आप लोगों ने पढ़ लिया। We are going to study types of chemical reaction. First one is combination. Combination नेम ही बता रहा है ये कॉम्बाइन होता है। जब जैसे सपोज कोल को आप कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा। इसी करके चूना देखा होंगे, पहले चूना पिक लाइन का यूज होता था घर के वाइट वॉशिंग करने में, अभी भी कहीं कहीं होता है वाइट वॉश। जब वो पिक लाइन को आप वाटर में डालोगे तो देखेंगे कि कार्बन COH स्लैक लाइन बनेगा और काफ़ी अमाउंट में हीटअप हो जाएगा और वो उससे हीट इनॉर्मस हीट निकलता है। अगर आप उसमें हाथ डाल देंगे तो हाथ भी आपका हो जाएगा। तो ये किस प्रकार का एक रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही क्योंकि ये CaO और वाटर के साथ मिलकर CaOH2 बना कंबाइन हो रहा है यहाँ वाटर इसके साथ, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन इसमें जो हीट इवॉल्व हो रहा है इसके कारण क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन व्हिच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, उस रिएक्शन में जिस रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। क्विक लाइन बहुत लोग तंबाकू भी खाते हैं, उसमें किस प्रकार का लाइन का उपयोग होता है, चूना का उपयोग होता है, ये स्लैग लाइन होता है। क्विक लाइन खाएंगे तो मुँह जल जाएगा, इसलिए स्लैग लाइन का यूज होता है, COH को बुझा हुआ चूना। और वाइट वॉशिंग करने में किस घर जो लाते हैं वो किस प्रकार का चूना लाते हैं, वो क्विक लाइन लाते हैं हम लोग, उसे वाटर में डिप करके रखते हैं ओवरनाइट के लिए, देन ये स्लैग लाइन में परिवर्तित हो जाता है और तब इससे वाइट वॉशिंग किया जाता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको बता दें, कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन के
गैस में होता है, गैसियस स्टेट में होता है, इनको अगर मिक्स करेंगे तो H2O लिक्विड में बनता है। ये सारे एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन का है। एज द नेम बता रहा है, एज द नेम सजेस्ट यू, कॉम्बिनेशन दो चीज कंबाइन हुआ है, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाते हैं, ये कंबाइन होकर रिएक्शन करते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहा गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मींस टूट, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का रिएक्टेंट जो है वो सिंपलर प्रोडक्ट में टूट रहा है। जैसे ApSO4 जो है, जो लार्ज रिएक्टेंट है, जो लार्ज कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट्स है, वो जब इसको हीटअप करेंगे तो ये टूट जाएगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना दिया, आयरन ऑक्साइड में देता है, एंड SO2 एंड SO3 गैस, दो सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसे देता है। तो अब यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए अभी हम लोग जस्ट पढ़ा है कि क्या बैलेंस करके, तो इसको बैलेंस करके देखते हैं कि बैलेंस। यहाँ देखिए एक इसके साइड दो है, टेबल आप बना के भी कोशिश कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहा हूँ। सल्फर यहाँ एक और एक दो है, यहाँ कितना है एक, तो इसलिए 2 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे। अब इतना ऑक्सीजन यहाँ 8 हो गया, यहाँ कितना 3 to 5 and 3 8, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया 8, सल्फर भी बैलेंस हो गया, आयरन Fe2 and Fe2, आई थिंक ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। केवल यहाँ पर Fe2SO4 हम लोग किया तो Fe2O3 हो गया, आयरन के 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए आइटम्स, सल्फर 1 और 1 2 हो गया, सल्फर यहाँ भी 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 8 हो गया, यहाँ 3 2 5 और 3 8, तो ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गया। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप फिट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैसेस देता है। यहाँ पर देखते हैं Ca बैलेंस है, CO3 CO2 है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस केमिकल। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में अभी आप जान गए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन which gives a simpler product by the decomposition of a complex reactant, by the decomposition of a complex reactant। यहाँ तक अब क्लियर हो गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं